So good evening to all of you. Welcome to the current affairs section. कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आप लोगों तक? हाँ जी, ताशी दिलेक, जुमके सोरा, ताशी दिलेक, सलाम मिजिंग। वक्त शुभ संध्या भैया। हाँ जी सर, बढ़िया आप लोग? तो करंट अफेयर्स अपना बैक टू बैक चल रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि हम चाहते हैं एक जल्दी स्पीड में रैप अप करें चीज़ों को, क्योंकि मार्च खत्म होने वाला है और फरवरी हम चाहते हैं अभी आज आधा तो कर देंगे, ठीक है? करीब 100+ क्वेश्चन रहते हैं, तो 45 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। तो बढ़िया है, आगे बढ़े उससे पहले अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, देखते हैं अपनी गाड़ी कहाँ तक पहुंची है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। Which Indian won the World Cup World Games Athlete of the Year for his performance in 2021? बताइए। Which Indian won the World Games Athlete of the Year for his performance in 2021? पढ़ चुके हैं, आना चाहिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया। पी आर श्रीजेश, ठीक है, इसका आंसर हमने देखा था सर, क्या है? पी आर श्रीजेश। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। अब तुम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे, इसका क्या आंसर होगा? आरिफ खान द लोन इंडियन एथलीट इन विंटर ओलंपिक्स विल compete इन विच स्पोर्ट्स? तो पिछली बार बन रहा था ना, आज भी बनना चाहिए। हाँ जी, बताइए। करेक्ट आंसर इज अल्पाइन स्कीइंग। ऑलराइट, कल का लास्ट क्वेश्चन ये था। रिसेंटली लॉन्च्ड इंद्रधनुष 4.0 इज एम्ड टू बेनिफिट विच सेक्शन ऑफ पीपल? कल हम लोगों ने इंद्रधनुष 4.0 की बात करी थी, IMI 4.0, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की भी बात करी थी, तो ये किसके लिए चल रहा था? कोई दिक्कत नहीं रहा, बस कंटिन्यू कर लीजिए जहां से भी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी पिछले ही क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे थे। ऑलराइट, हाँ दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आपका चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व थे, प्रेग्नेंट वेमेन भी इन्वॉल्व थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया। ओके, तो सर आगे बढ़ें इससे पहले मैं अनाउंसमेंट कुछ करना चाहूंगा। जैसे आपको कल भी मैंने बताया था, हमारे हेड कांस्टेबल और फॉरेस्टर के नए बैच चल रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और मैथमेटिक्स का पोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है?
तो जनरल नॉलेज में कंप्लीट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कंप्यूटर्स, और एक क्वेश्चन बैंक है विद 2000 क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस। इसके बाद आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। तो ये सारी हमारी यूएसपीज हैं, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का भी बैच है, या एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ जीके का ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे 8076535685 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 8076535685। ऑलराइट सर, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। ये इम्यूनाइजेशन वाला हो गया था। तो ये रहा आज का पहला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेटो इज ऑर्गेनाइजिंग अ विंटर कैंप एक्सरसाइज इन विच ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। बताइए, नेटो इज ऑर्गेनाइजिंग अ विंटर कैंप एक्सरसाइज इन विच ईस्टर्न यूरोप कंट्री। देखिए, हाँ अभी हो सकता है आपको अभी पैड क्लियर करना हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए। अभी आए कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ये पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको। ओके, तो आंसर आ भी रहे हैं। टोपी कह रहे हैं, टोपी काय कह रहे हैं एस्टोनिया, टीलो कह रहे हैं लिथुआनिया। अब नेटो वेटो लोगों को अभी दिलचस्पी नहीं रह गई है, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, तो नेटो अभी बिल्कुल डाउन पे है, तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं जैसे यूक्रेन को। हाँ जी सर, CBC। तो करेक्ट आंसर इज एस्टोनिया। ये सब बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक सी से लगी हुई हैं। आज मेरे पास मैप नहीं है, अगली बार होगा इसको समझा दूंगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब कैसी हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं। थोड़ा सा नेटो के बारे में यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, नेटो के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, जो टॉपिक बार बार आएंगे हम बार बार रिपीट करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे, ये तो खास बात होती है करंट अफेयर्स की, जितनी बार आप इसको पढ़ ले जाएंगे उतना ही आपका क्वेश्चन स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो नेटो बेसिकली है क्या? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मिलिट्री अलायंस ट्रीटी है, ठीक है। ये किन किन कंट्रीज के बीच में है? ओरिजिनली इसमें जो मेंबर्स थे वो देखो, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस, ये थे। फिर इसके बाद और भी कंट्रीज जुड़ते गए। हेडक्वार्टर्स मेनली याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में, ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, नेटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। ये कंट्रीज अफ्रीका के हैं, और ये अपना इधर यूरोप है, ठीक है। तो जो ब्लू वाली कंट्रीज देख रहे हो ना, ये नेटो के मेंबर्स है। तो नेटो के आप मेंबर्स देख सकते हो, ये कौन कौन है। इधर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, इनके बीच में एक ओशियन है, इस ओशियन का नाम क्या है? अटलांटिक। और अगर हम इक्वेटर से इसको डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला कहलाएगा नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाला कहलाएगा साउथ अटलांटिक। तो नाम में ही लिखा है कि नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं, ये इधर ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, और इधर आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है। तो इनके कनेक्टिंग क्या है? ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन के नाम से ट्रीटी का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रीटी का पर्पस ये है कि मान लो कल किसी एक कंट्री पे, नेटो की किसी एक कंट्री पे, मान लो ये इधर एक कंट्री पे हमला हो गया इधर, ठीक है। तो बाकी ये कौन सी कंट्री है सर? ये टर्की है, ठीक है। इस पे मान लो हमला हो गया, तो बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो मानेंगी कि हम पर भी हमला हुआ है। तो नेटो की अगर किसी भी कंट्री से
लड़ाई होती नेटो मेंबर की, मान लो इस कंट्री की किसी से भी लड़ाई होगी तो बाकी सारे नेटो मेंबर्स इसकी मदद के लिए आ पहुंचेंगे। तो आप खुद इमेजिन करो, आप एक कंट्री पे अटैक कर रहे हो, 50 कंट्री आप पे अटैक कर रहे हो, तो आप सोचोगे भी नहीं इन पे अटैक करना, ठीक है। इसीलिए नेटो की इतनी पावर कही जाती है। तो ये हमें इनसे सीखना होगा, यूरोपियन से वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड एक जमाने में 100 साल तक खूब लड़े, बट आज देखो बिल्कुल यूनाइटेड है। ऐसे ही एशिया को भी यूनाइट होना पड़ेगा। एशिया में अगर आप देखो तो सब इस टाइम बहुत डिसइंटीग्रेशन में मामला चल रहा है। तो पावर पाने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ता है, तभी जाके आपकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, ठीक है। तो नेटो को ध्यान रखना, ये किसको जोड़ती है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका और इधर ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप। बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर पूछेगा तो हेडक्वार्टर पूछेगा, तो हेडक्वार्टर बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, इट इज ब्रसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच कंट्री won the AFC Women's Asian Cup 2022? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। बताइए। विच कंट्री won the AFC Women's Asian Cup 2022? ये स्पोर्ट्स का सवाल है ये। हाँ जी सर। देखा है क्या आप लोगों ने मैच? करेक्ट आंसर इज बिल्कुल चाइना ने जीता है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने साउथ कोरिया को हरा के एएफसी विमेंस एशियन कप जीत लिया। एएफसी विमेंस एशियन कप इंडिया 2022 फाइनल टाइटल जीत लिया। कहां पर हुआ था सर? ये मुंबई में हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस अ फुटबॉल टूर्नामेंट? देखो अफ्रीकन कंट्रीज ने भी अपनी ग्रुपिंग्स बना रखी, जैसे अफ्रीकन समिट होती है, इसी तरह से उन्होंने एक अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस बनाया है। मतलब एक तरीके से अफ्रीका का फीफा कह सकते हो आप उसे। तो एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, तो पहला अभी ये टूर्नामेंट हुआ था, वो किस कंट्री ने जीता है? सॉरी, ये पहला नहीं हुआ है, तो कई सालों से चल रहा है, बट एक कंट्री ऐसी जिसने पहली बार इसको जीता है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है अफ्रीका की? देखो अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, क्योंकि अफ्रीका के बारे में क्या है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। हमने कई सारी तो ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब अफ्रीका में मेरे ख्याल से 2-3 कंट्री अगर हटा दो साउथ अफ्रीका वगैरह, तो ज्यादा हमने सुनी ही नहीं होती हैं। तो इतना अनजान नहीं होना है, थोड़ी अवेयरनेस हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसने जीता है ये? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज सेनेगल। तो सेनेगल कंट्री सर है कहाँ पर? तो ये मैप है, इस मैप में यहाँ एक गल्फ ऑफ गिनिया है, ठीक है। तो इसके पास कई सारी, देखो एक टोगो नाम की कंट्री एक बार न्यूज में आई थी, हमने पढ़ी थी, कोट दी आइवोरी है, कीनिया है, ये बुर्किना फासो है, ये वाला एरिया बुर्किना फासो का है। इसी तरह से गिनिया के आगे बढ़ो तो एक कंट्री मिलती है आपको, सेनेगल, ठीक है। सेनेगल एक साइड से इसकी बॉर्डर किसे, मॉरिटेनिया से, एक साइड से गिनिया से, और एक साइड से इसकी बॉर्डर है सर माली से। सॉरी, माली तो कैपिटल है, नहीं नहीं, हाँ माली। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो सेनेगल की लोकेशन बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो कि वेस्ट अफ्रीका में, बिल्कुल एग्जैक्ट ना भी याद रहे, इतना एक आइडिया रख लो कि हाँ वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है सेनेगल। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रहेगा कि ये अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। सबसे पहला मैच 1957 में हुआ था, फिर 1968 से ये हर 2 साल होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक
2022 in which month? पासा जी, हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा जीएसजीके वाला कोर्स अभी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऊपर देखो 8076535685। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 8076535685। इस पर आप व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर देना, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी कोर्स की, ठीक है। ऑल राइट सर, बताइए आरबीआई वाले सवाल का आंसर बताइए। हाँ जी मिकेन, आई एम फाइन, आप बताइए। द आरबीआई ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 इन विच मंथ? बताइए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? हाँ, बात तो सही है, करेक्ट आंसर इज फेब्रवरी। तो फेब्रवरी 14 से 18 2022 इसको आरबीआई ने मनाया एज ए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इनका पर्पस क्या होता है, इन्होंने एक वीक रिजर्व कर दिया कि इतने दिन हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रोपोगेट करेंगे, टू प्रोपोगेट फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस। हर साल सिंस 2016 आरबीआई इसको कर रहा है, हर साल कुछ ना कुछ एक पार्टिकुलर थीम होती है, ठीक है। बैंक्स को एडवाइस दी गई है ताकि वो डिसेमिनेट मतलब फैलाएं, टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग इट्स कस्टमर्स एंड द जनरल पब्लिक। पता नहीं आपकी बैंक ने किया कि नहीं किया, हुआ है कभी फरवरी के टाइम पे इस दौरान आपकी बैंक से कोई मैसेज आया हो, या अगर आप बैंक में गए हो तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपसे कुछ बातें की हो? तो इस दौरान बैंक से कहा गया था आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अवेयर करो एक की फाइनेंशियल लिटरेसी की, अपनी क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग आप यूज करिए, यूपीआई यूज करिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन करिए, कैश को कम यूज करिए और सिक्योर होकर करिए, किसी को अपना ओटीपी मत बताइए, ये सारी चीजें आपको रखनी है, ठीक है। द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 इज गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक है, ये पूछ सकता है, थीम वगैरह पूछते रहते हैं, हालांकि चांसेस इसके कम है, बट फिर भी कुछ भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो गो डिजिटल मतलब इस बार डिजिटलाइजेशन पे फोकस था, बस इतना ध्यान रहेगा ना, अपने आप सही हो जाएगा। एग्जैक्टली थीम याद करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल रट रहे हैं गो डिजिटल गो सिक्योर, इतना ध्यान रखिए इस बार फोकस किस पे था, डिजिटलाइजेशन पे था और सिक्योरिटी पे था। साइबर सिक्योरिटी डिजिटलाइजेशन दो चीजों पे फोकस था, तो इसीलिए थीम क्या हो गई, गो डिजिटल गो सिक्योर। ऑलराइट सर, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कमिंग अप इन विच स्टेट? देखो बायोमास को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन में, वाटर टेक्नोलॉजी सर। बायोमास क्या होता है, बायोमास का मतलब होता है जैसे ये पेड़ है, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज है, जैसे पेड़ है, कोई भी पौधा है, वाह सर क्या पेड़ लग रहा है, ग्रीन बनाते हैं ना थोड़ा सा, पेड़ लाइक बनाते हैं, लगना चाहिए ना, मतलब कि हाँ पेड़ है। देखो अब देखो लगेगा ब्लैक पेड़। तो कोई भी ट्री मान लो, ठीक है, कोई भी ग्रीन चीज या कोई भी लिविंग चीज, उसमें से आप वाटर एलिमिनेट कर दो, तो उसका जो मास होगा ना, वो कहलाएगा उसका बायोमास, ठीक है। कोई भी डिहाइड्रेटेड जो पेड़ वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं, तो इन सब में से एक्चुअल में आपने क्या कर दिया, वाटर निकाल दो, अब फिर उसके बाद जो उसका मास आएगा वो क्या कहलाएगा, बायोमास कहलाएगा। तो कई सारे पेड़ पौधे हैं, सड़ गल जाते हैं, क्रॉप है खराब हो गई, तो उसके बाद जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो कहलाता है बायोमास। उसमें से क्या है, हम हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो प्लांट लग रहा है कहाँ लग रहा है, यूपी में तो सर नहीं लग रहा होगा। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे लग रहा है, मध्य प्रदेश। अब देखो बायोमास मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दी है,
ये प्लांट और एनिमल मटेरियल को कहते हैं, जो जिससे हम क्या बना जिसको कैसे यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट बना सकते हैं। ठीक है, बायोमास एनर्जी आपने सुनी होगी। बायोमास एनर्जी काफी न्यूज में रहता है। मतलब ये कोई मान लो डेड प्लांट है या एनिमल है, उसे एक गड्ढे में दबा दिया, वहां से एक पाइप निकाल देते हैं तो एक गैस भी निकलती है, गोबर गैस जिसे कहते हैं। तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं। तो बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट हमें बनाना है। ऑलराइट सर। अच्छा आप लोग ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो रिवीजन मेंटेन कर रहे हैं? अच्छा, रिवीजन में वही जो मैंने बताया, एक्चुअल में विजन नहीं करना होता है, कॉल करना होता है। रिकॉल करिए चीजों को, जैसे भी पढ़ते जाए ना। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट्स से फीडबैक लिए हैं, कई बार उनसे बात की है, तो मेन जो इशू बताया जाता है, मेन जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो क्या रहती है सर, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेज के लिए देखिए सबसे बेहतरीन तरीका यही रहता है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। जितना टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो। फिर डिवाइड ऐसे करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है। जैसे मान लो आपको टीजीटी पीजीटी देना है, तो आपको मेन सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो जीके को और अपने मेन सब्जेक्ट को, और उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी दो इंग्लिश को। तो इनके बीच एक बेहतरीन टाइम शेड्यूल कर लो आप। जैसे 40% टाइम दे दो अपने मेन सब्जेक्ट को, 40% जीके को, और 20% टाइम इंग्लिश को। अगर एक दिन में तीनों चीजें नहीं भी बैठ पा रही तो अल्टरनेट डेज पे कर लो आप। ठीक है, एक दिन मेन सब्जेक्ट डेली कर लो आप, एक दिन जीके, एक दिन इंग्लिश, एक दिन जीके, एक दिन इंग्लिश, इस तरह से भी आप कर सकते हो। जितना भी टाइम अवेलेबल है पहले आप उसको एक जगह कंपाइल करो। ठीक है, तब जाके चीजें बनती हैं। और कई बार क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं बिजी हैं ऑफिस वगैरह में, तो आप एक ऐप आती है एवरनोट, आप उसे यूज कर सकते हो। उस ऐप से क्या होगा, आप उसमें नोट्स बना सकते हो टाइप वगैरह करके। तो आपको कोई भी पार्ट ऐसा है जो लगता है कि मेरे को रिवीजन बार बार चाहिए होता, तो वो उसका मान लो कोई इमेज वगैरह है, वो आपने एवरनोट में डाल लिया अपने। अब उससे होगा क्या, आप मान लो कहीं ऑफिस में हो, तो ऑफिस में फ्री टाइम आपको थोड़ा सा मिला, तो आपने वो रिवीजन वहां पर कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि आपको 4 से 6 से 8 घंटे वहीं टेबल पे बैठना है, वही आपकी पढ़ाई है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा बीच में कौन कौन सा टाइम होता है जहां पर मेरे पास फ्री टाइम अवेलेबल हो जाता है, बस उसी में चीजों को पुट अप करते जाना है। ठीक है, टाइम देखिए ऐसी चीजें बनाने से बनता है, क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि मेरे को करना है, तो टाइम भी आप ही को निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना है, इसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना मेरे पास फ्री टाइम है। और जो लोग वर्किंग है, मतलब किसी कहीं किसी ना किसी कंपनी में, किसी जॉब में काम करते हैं, तो उनको अपना वीकेंड वाला टाइम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा। सैटरडे संडे वाले टाइम में ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, ताकि वो वीक डेज में कंपनसेट कर पाए। क्योंकि देखिए आप पढ़े ना पढ़े, कोई दूसरा जरूर पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए कंपटीशन हमारा टक्कर है, टक्कर पे है, तो उसके लिए पढ़ाई भी अपनी मेंटेन रहनी चाहिए। तो पढ़ाई का ध्यान रखिए, और जो भी पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें, तभी फायदा है पढ़ने का। भले ही मैं तो कह रहा हूँ, जब तक पिछला रिवाइज ना हो ना, ठान लो अगला बढ़ना ही नहीं है, अगला टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, जब तक पिछला रिवाइज ना हो। ये ऐसा एटीट्यूड आप डेवलप कर लो, तब आपको चीजें रिजल्ट ला के देंगी। वरना कई बार क्या होता है, हम जस्ट पढ़ लेते हैं, हमें लगता है अब खत्म हो गया मामला। ऐसा नहीं होता है सर, पढ़ने के बाद भी हमें टाइम देना होता है, रिवीजन करना होता है। कि आप पढ़ के चले गए, एग्जाम में वो याद ही नहीं आ रहा, और गुस्सा आती कि पढ़ा भी था फिर भी नहीं बन रहा है, वो ज्यादा बुरा लगता है। अब ऐसा बंदा जिसने पढ़ा ही नहीं, तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जिसने पढ़ा फिर भी एग्जाम में नहीं बना, वो ज्यादा सर टफ लगता है। ठीक है, तो इसलिए अगर पढ़ लिया है तो रिवीजन जरूर कर लिए, ताकि पढ़ने का वो फायदा मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022। देखिए हमने क्या कहा था, अफ्रीका के भी अपने यूनियन से, तो एक अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 हुई थी अफ्रीका में, तो उनकी होस्ट कंट्री कौन सी थी?
नंबर 8076535685। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? बताइए। ओके, तो बहुमत तो इथोपिया की तरफ जा रही है। इथोपिया ही है सही, आई थिंक। हाँ, इथोपिया, करेक्ट आंसर इज इथोपिया। अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? एडिस अबाबा, इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल है। ओ हाँ, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। अभी अफ्रीका में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या चल रही? कभी अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन अफ्रीका, तो आप एक कह सकते हो कि सर वहां पे मिलिट्री कू की परेशानी बहुत ज्यादा है। किसी भी देश की मिलिट्री किसी वहां की सरकार को खट से गिरा देती है। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं अफ्रीका में। एक पैंडेमिक की बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस पैंडेमिक, क्योंकि देखिए वो पुअर नेशंस हैं अफ्रीका में, तो वहां पर वैक्सीन इतना तेजी से नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कंट्रीज से कि वो अपने वैक्सीन नेशनलिज्म ना फैलाएं। मतलब ऐसा ना हो कि वैक्सीन सिर्फ अपने देश को देनी है, जो ऐसे देश हैं जो वैक्सीन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उन तक भी वैक्सीन पहुंचाई जाए। ठीक है, तो पेंडेमिक की प्रॉब्लम है, एक मिलिट्री कू की बहुत प्रॉब्लम है अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। विच टनल हैज बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट? ठीक है, अबव 10,000 फीट। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल किसको बोला गया है? अबव 10,000 फीट, बताइए। बहुत बढ़िया, इट इज अटल। अटल रोड टनल है ये, बिल्कुल। कितनी लंबी है सर ये? 9.02 किलोमीटर टनल है, अबव द हाइट ऑफ 3,000 मीटर। तो 3,000 मीटर से ऊपर इतनी बड़ी टनल बना देना, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगी? ये रोहतांग पास है ना। हमेशा याद रखना, अटल टनल किससे रिलेटेड है? रोहतांग पास। किससे रिलेटेड है सर? रोहतांग पास से रिलेटेड है। दो जगह, सोलांग वैली और सिसु, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस इसने कम कर दी। अब सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, जो पहले 4 घंटे लगते थे, तो 4 घंटे की डिस्टेंस को इसने कितने में कर दिया? 15 मिनट में। तो रोहतांग पास के पास मिलेगी ये आपको, हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल रेंज लगती है वहां पर, हिमालयास की। ठीक है, अब देखो इसी एक क्वेश्चन में कितनी जानकारी हो गई। अपने को ये भी पता चल गया कि अटल टनल है। अटल टनल कहाँ है सर? रोहतांग पास के पास। कहाँ है वो? हिमाचल। तो अब इतना है कि अटल टनल को लद्दाख में तो नहीं लिख के आएंगे हम। और इतने बेसिक सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही सवाल आते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 53। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी? बताइए। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी? हाँ जी सर, बताइए। ओके, तो मेजोरिटी इज विद ए। मेजोरिटी सर किसके साथ है? ए के साथ है सर। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज सगारिका घोष। ठीक है, शी इज अ जर्नलिस्ट।
और बायोग्राफी है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। इंदिरा गांधी के ऊपर भी बायोग्राफी लिखी है सागरिका घोष ने। ठीक है, तो दो बायोग्राफीज हो गई इनकी, एक तो इंदिरा गांधी के ऊपर हो गई, दूसरी किसके ऊपर लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। देखो उनके बारे में लिखा भी, लिबरल स्टेट्समैन, हिंदुत्व आइकन, कल्चर्ड पोएट, ट्रूथलेस पॉलिटिशियन, पैशनेट डेमोक्रेट, मोरल कॉम्प्रोमाइजर। ठीक है, ये सब उनकी क्वालिटीज हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 54, विच कंट्री अनवील्ड अ न्यू मिसाइल कॉल्ड खैबर बस्टर? मिसाइल का नाम क्या है, खैबर बस्टर। ये किसने लॉन्च की है, मतलब किसने तैयार की है ये मिसाइल, किस कंट्री ने? इजराइल, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया। अभी देखो आजकल एक नया ट्रेंड चला है, तो इसीलिए ना जो अलग अलग कंट्रीज जो जो मिसाइल्स बना रही हैं तो वो अपन उसके नाम पढ़ते रहते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, साउथ कोरिया का शायद मिसाइल पढ़ा था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का पढ़ा था शायद। ऑल राइट। हाँ जी। ओके, विजय का आंसर ईरान है, चाकू कह रहे हैं इसराइल। बिल्कुल ही दोनों राइवल हैं एक दूसरे के। और लोग कहाँ हैं भाई, और लोगों को भी आंसर करना है। और लोगों को भी भैया आंसर करना है। के तो इसराइल बताया जा रहा है, ईरान बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं। वेल करेक्ट आंसर इज ईरान। ईरान के बारे में कुछ जानकारी, एरिया पॉपुलेशन से हमें मतलब नहीं, कैपिटल ध्यान रखो तेहरान, करेंसी ध्यान रखो ईरानी रियाल। ठीक है, रियाल चलता है वहां पे। लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज है। टाइम जोन इतना मैटर नहीं करता, बस 1 घंटा हमसे वो पीछे हैं। अपना +5:30 है, इनका 4+4:30 है एग्जैक्टली। तो ईरान की लोकेशन बहुत बेहतरीन जगह पर है। ईरान की लोकेशन पे चांस क्वेश्चन बनते जाते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी रिसेंट में एसआई मेंस, हाँ एसआई स्क्रीनिंग में सवाल आया था, दश्ते काविर या दश्ते लूत पूछा था, शायद दश्ते काविर पूछा था, ये डेजर्ट कहाँ पर है? तो दश्ते काविर और दश्ते लूत, ये दो डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे। ठीक है, ये अभी एसआई स्क्रीनिंग का सवाल है ये, तो ध्यान रखिएगा। ईरान की लोकेशन की खास बात ये है, क्योंकि इधर तो ये देखो अपना इंडिया है, ये एशिया वाला पोर्शन है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर इधर ये आपका मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में बोले तो ये इराक और ये सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, इनके बीच में क्या फंसता है, पर्शियन गल्फ फंसता है। ठीक है, तो इसको इमेजिन करने की कोशिश करो तो थोड़ा मिडल ईस्ट की लोकेशंस आपको क्लियर होंगी। तो ईरान को अगर आप देखोगे तो दो वाटर बॉडीज बाउंडेड है। ऊपर साइड देखोगे तो एक कैस्पियन सी मिलेगा, नीचे साइड देखोगे तो पर्शियन गल्फ मिलेगा। और इराक की तो लोकेशन इतनी बेहतरीन है कि सऊदी अरेबिया और ईरान इनके जस्ट बीच में फंसा हुआ है इराक। ठीक है, तो इधर से आपको क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है लोकेशंस का कि ये कंट्रीज हैं कहाँ पर मौजूद। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो एक लाइक ठोक दीजिए। ऑल राइट। देखो ईरान में ना ये एक सवाल तो पूछ ही चुका है दश्ते काबिर दश्ते लूज से रिलेटेड। एक सवाल और आगे चल के बन सकता है कि ईरान के सराउंडिंग में कौन सी वाटर बॉडीज है। तो ध्यान रखना, ऊपर से कवर है कैस्पियन सी से,
नीचे से वो कवर है पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ कैस्पियन सी के बीच में फंस जाता है आपका ईरान। कैपिटल तेहरान, और करेंसी रियाल। इतना ध्यान है तो मोर देन एनफ है। ठीक है जी। ऑल राइट सर। ये रहा आज का अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 55। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक? बुक्स एंड ऑथर का एक सवाल अभी हमने करा था, किसका? अटल बिहारी वाजपेयी वाला। एक और सवाल है, देखो अफ्रीका से रिलेटेड आज नोटिस करो, 3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। एक अफ्रीका में जो वो फुटबॉल टूर्नामेंट था, एक अफ्रीकन समिट हुई इथोपिया में, और तीसरा एक और सवाल है, एक किताब लिखी है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजंस। तो ये किताब किसने लिखी है? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजंस। आज देखो अफ्रीका से रिलेटेड काफी सवाल हो गए, तो आज थोड़ा पढ़ लेना अफ्रीका के बारे में। 3 क्वेश्चन हो गए आज अफ्रीका से। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं मर्जी से बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली में चेंजेस हुए हैं अफ्रीका के रिगार्डिंग, ये न्यूज आई है तो क्वेश्चन में छप गया। हाँ जी सर। तो इसका आंसर क्या होगा? राजीव भाटिया। ये अक्षय कुमार वाले राजीव भाटिया नहीं है, ठीक है? ये अक्षय कुमार वाले नहीं है राजीव भाटिया। एक्चुअल में अक्षय कुमार का भी असली नाम राजीव भाटिया है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज राजीव भाटिया। ये फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, तो एक एम्बेसडर रह चुके हैं तो इनको फॉरेन रिलेशंस की नॉलेज अच्छी है। तो ये एक्चुअल में एक किताब इन्होंने लिखी है किसके ऊपर? इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के ऊपर, कि कैसे वो चेंज हो रहे हैं। देखिए अब जरूरी ये है कि अगर इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस हैं, यानी देखो पूरी दुनिया में सीधी सी बात है, एक चीज चलती है, हमारी या किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी किसी मोरालिटी पे नहीं चलती है, किसी जस्टिस किसी इनजस्टिस पे नहीं चलती है। सबका एक ही फोकस होता है, नेशनल इंटरेस्ट। आपको क्या फायदा हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, बट फिर भी हम किसकी तरफ इंक्लाइंड है? रशिया की तरफ इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि रशिया से हमारे नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारा कोई भी मुद्दा होता है, कश्मीर का मुद्दा हुआ, कोई भी इशू होता है, रशिया हमेशा हमारे साथ स्टैंड करता है। अभी रिसेंटली में क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज है ऑयल नहीं मंगा रहे रशिया से, बट हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। क्यों? हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट भी गया था कि जो सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज हैं यूरोप में ऑयल के मामले में, जिनके पास ऑयल की कमी नहीं है, वो हमको ना बताएं कि हमें ऑयल कहाँ से खरीदना चाहिए। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। तो पूरी जो फॉरेन पॉलिसी होती है हमारी किस पे डिपेंड करती है? नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो अगर हम कोई भी स्टेप उठा रहे हैं, हमारा कोई भी स्टेप उठ रहा है किसी के भी फेवर में किसी की भी अगेंस्ट में, तो हमें क्या सोचना होता है? हमें ये देखना होता है कि इससे हमें क्या फायदा। अब जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशन हमें क्यों अच्छे करने? क्योंकि अफ्रीका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वहां पे कई सारी कंट्रीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज बन रही हैं, जैसे रुआंडा है, सेनेगल है, तंजानिया है। ठीक है। तो ग्रोथ का एक पोल हमें अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है। और जो जीडीपी अगर अफ्रीका की हम बात करें और जो सब सहारन अफ्रीका की बात करें, पिछले डिकेड में मतलब पिछले 10 सालों में दुगने से ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब वहां पर इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे। अब सामान खरीदेंगे तो अभी उनके यहाँ इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खुद बनाए, तो वो क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे लिए एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट बनता है अफ्रीका। मतलब जो चीज वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए हमारे बारे में सोचता है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये हमारे बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि इंडिया में उन्हें बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। ऐसे ही इंडिया सोचता है कि अफ्रीका में हमें बहुत पोटेंशियल मार्केट मिल रहा है। ठीक है। और एक रिसोर्स रिच नेशन है अफ्रीका। क्रूड ऑयल, गैस, पल्सेस, लेंटिल्स, लेदर, गोल्ड, और भी कई सारे मेटल्स हैं। ऐसे मेटल्स हैं जो इंडिया में नहीं मिलते हैं। तो अगर हमारी अफ्रीका से दोस्ती अच्छी होगी तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है, इसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत इजी। ठीक है। तो अफ्रीका कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज एनर्जी मैट्रिक्स।
तो हमारी एनर्जी मैट्रिक्स में वो बहुत हेल्प करेगा अफ्रीका। तो अफ्रीका इतना इम्पोर्टेंट है इसीलिए, दैट इज द रीजन कि हम लोग अफ्रीका के साथ रिलेशंस बनाते हैं और चाइना इसीलिए इन्वॉल्व रहता है उनके साथ। ऑल राइट सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डे। आज इतना ही करेंगे। अब आपको करना क्या है, जो भी 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, बस इनको आप आज नोट कर लिया करो, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ करे ना उसको नोट कर लिया करो। पीडीएफ आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा अपन प्रोवाइड कर देंगे आपको, जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फ्री प्लस पेड, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है सब में प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आगे लोग बाकी लोगों तक भी ये कंटेंट पहुंच पाए, ठीक है। तो हमारे दो तरह से व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, एक तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जिसमें इसी तरह की फ्री लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन है ना, जो भी फ्री में स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं वो उसमें दिया जाता है। प्लस हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे आपका एपीपीसीएस के लिए एपीपीसीएस प्रीलिम्स, हेड कांस्टेबल, फॉरेस्टर, टीजीटी, पीजीटी, तो इन सब के रिगार्डिंग हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, तो उसके भी हमारे ग्रुप्स है। तो अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है या फिर आप हम जस्ट हमारा फ्री वाला ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 8076535685, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। चलिए सर फिर हैं, क्या हो गया। ओके सर, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट।